बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज जुमअतुल मुबारक भी है। जुमे की तमाम तर फ़ज़ीलतें, बरकतें और रहमतें आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से, सिटी एट 10 की टीम की तरफ से मुबारक हो। और आज के दिन का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छी पैगाम के साथ। तो आइए देखते हैं कि मुफ्ती अहमद अली हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में आज हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है कि कौन सा शख्स खुश नसीब है इस दुनिया के अंदर, कौन सा शख्स खुश नसीब है इस दुनिया के अंदर। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के अंदर 4 अलामतें मौजूद हों वो समझ ले कि वो खुश नसीब आदमी है। पहली अलामत ये है अन तकून ज़ौजतुहु सालिहा, जिसकी बीवी नेक हो, अल्लाह जिसे नेक बीवी अता फरमा दे, वो समझ ले कि वो खुश नसीब आदमी है। दूसरी अलामत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश नसीब की दूसरी अलामत ये है जिसे अल्लाह अच्छी औलाद अता फरमा दे। और तीसरी अलामत खुश नसीब की ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दोस्त अच्छे लोग हों, जिसके दोस्त अच्छे लोग हों। और आखिरी अलामत खुश नसीब की ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी का रिज़्क़ अल्लाह उसी के मुल्क के अंदर मुतय्यन कर दे, उसे रिज़्क़ के लिए मुल्क छोड़ कर बाहर ना जाना पड़े। समझ लीजिए ये शख्स खुश नसीब लोगों में से है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन्हीं खुश नसीबों में से कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आपको बताएंगे कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं। कराची वाले हो जाए ख़बरदार, बिजली फिर महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.38 फ़ी यूनिट महंगा करने की तजवीज़। मौशी गैर यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों के अरबों रुपए डुबो दिए। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। जिन्ना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। 2 रोज़ में मुतालबात तस्लीम ना होने पर अस्पतालों को ताले लगाने की धमकी। नस्ला टावर से मुतालिक FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। नस्ला टावर की तामीरात के दौरान तैनात अफसरान की फहरिस्त तैयार कर ली गई। कराची में गैर मनकूला जायदादों की कीमतों में 25% तक का इजाफा। IFBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक ने जो है फिर बिजली महंगा करने की तजवीज़ दे दी है और अब के इलेक्ट्रिक की जानिब से ₹1.38 फ़ी यूनिट महंगा करने की तजवीज़ जो है वो नेपरा को दे दी गई है। इस हवाले से बात करते हैं। बिजली अब मज़ीद महंगी होगी। पेट्रोल ऑलरेडी महंगा है। जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो भी जो आवाम है उसकी पहुँच से दूर होती चली जा रही हैं और अब
बिजली फिर महंगी हो रही है, इस हवाले से बात करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है वाजिद अस्फ़हानी ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक है जी बिल्कुल सर, ठीक ठाक है। वैसे हालात तो जिस तरह के आजकल हालात हैं उसमें ठीक रहना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अगर हम बीमार हो जाएं, इतनी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, पैसे नहीं हैं लोगों के पास कि वो अपना जाकर इलाज करा सकें। बिजली फिर महंगी हो रही है, 1 रुपये 38 पैसे फ़ी यूनिट महंगा करने की जो है वो तजवीज़ दे दी गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, रोज़ जो हमारी आवाम सुबह उठती है वो देखती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके सर पर आके गिरती है, हाँ। जिससे उनके दिन का आगाज़ ही बहुत बुरा होता है। अब ये अभी तो फ़िलहाल के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त की है कि 1 रुपये 38 पैसे नेपरा पे, लेकिन जो नेपरा के चेयरमैन है तौसीफ़ सिद्दीकी, उनके जो बयानात आपने कल सुने होंगे, देखे होंगे, वो तो बिल्कुल के इलेक्ट्रिक के हक़ में है। यानी अभी उन्होंने दरख्वास्त दी है कि इलेक्ट्रिक ने और उस पर फ़ैसला महफूज किया है चेयरमैन नेपरा ने, और उन्होंने बयान शुरू कर दिए जी देखें फ्यूल इतना महंगा हो गया है, बिजली की कीमत बढ़ी जाएगी, इस तरह के उन्होंने बयान दे दिए। यानी एक तरह से माहौल बन ही गया है कि उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। और जब से ये गवर्नमेंट आई है वफाकी, 40% ऑलरेडी बिजली महंगी हो चुकी है। तो अब आप ये देखें कि इससे आवाम वैसे ही पिस गई है। और आप कह रहे हैं महंगी बिजली, मैं इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा यूनिट करते हैं, अमूमन देखें हमारे यहाँ आपके घरों में, जिनके घर में 1 AC है, 2 AC है, या बाज़ औक़ात किसी घर में AC नहीं है, तो बिल जो होता है वो 300 यूनिट, 200 यूनिट या 400 यूनिट इसी के लगभग आता है। लेकिन अगर किसी घर में 1 से ज़्यादा AC चल रहे हैं तो 400-500 यूनिट चल जाता है, उसका बिल आता है। लेकिन ये आप बढ़ाएं 200-300 यूनिट के बाद उस पर आप क्या नाम है ये जो है चार्जेस लगाएं, लेकिन ये शुरू से ही लगा लेते हैं, पहले यूनिट से, 100 यूनिट से। और जो लोग बिजली पे नहीं कर रहे हैं, जो अपनी बदमाशी में जिनके ज़्यादा बिल आते हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरऑल पूरी आवाम ही पिस जाती है इससे। सही। तो वाजिद साहब, ये जो 1 रुपये 38 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो रही है बिजली, इससे आवाम पर ओवरऑल देखें तो कितना बोझ पड़ेगा मज़ीद? बिजली का तो अगर मिसाल के तौर पर आपके घर का बिल 8,000 आ रहा है तो वो 11,000 आएगा। अच्छा, इसका 10,000 आ रहा है तो वो 14-15,000 आएगा। तो देखिए फ़ी यूनिट 1 रुपये 38 रुपये पैसे बढ़ा है, तो आपके घर का तो यूनिट ही कोई 300, 400, 500 अगर आ रहा है, उस पर आप लगा लें 400 से 500 से, जितना यूनिट आ रहा है उससे आप ज़रा दे दें उसको। वाजिद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात करें तो वो रिलीफ पैकेज की बात करते हैं, आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं, लेकिन अफसोस के बाद हम हर सुबह जब उठते हैं तो कोई ना कोई चीज़ महंगी होती है। कभी चीनी महंगी है, कभी आटा महंगा है, कभी पेट्रोल महंगा है, अब बिजली महंगी है। तो ये कौन सा रिलीफ है और कौन से लोग हैं जिनको मिल रहा है? मुझे तो नहीं कोई नज़र आ रहा। यहाँ पे लोग बेरोज़गारी और हालात की वजह से ख़ुदकुशियों तक करने लगे हैं। देखिए, ये मैं आके रास्ते में जब मैं ऑफिस आ रहा था सोच रहा था, इसमें सिर्फ हुक्मरान तबका या उमरा वो हुकूमतों में मज़े में होते हैं, वो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बाकी गरीब जो है वो पिसता ही रहता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान के सेनेटर्स की लिस्ट उठा के देख लें, जो 100 सेनेटर्स हैं, जितने भी हैं, वो सारे अमीर तबके से हैं और उनका पैसा डबल से ट्रिपल होता जा रहा है। पैसे से पैसा बना रहे हैं, लेकिन गरीब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जितने भी MNAs हैं, MPs हैं, उनमें से 90% ऐसे हैं जिन्होंने बस पे सफ़र नहीं किया, चिंची भी सफ़र नहीं किया। ये MNA पॉलिटिशियन ने कभी बाइक पे जाते हुए इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये पुजीरों से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, वीगो तक पे आ गए ये लोग। तो इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बिजली कितनी महंगी हो गई है, गैस कितनी महंगी हो गई है। इनकी तो बाज़ औक़ात जो बिल्स हैं वो भी पे नहीं होते हैं और कई महीनों तक नहीं होते, कई सालों तक नहीं होते। फिर वो रिलीव ले लेते हैं उसमें, फिर ये कह देंगे जी अगर 40 लाख अगर बिल है तो हम उसमें से 10 लाख पे कर देंगे, 30 लाख हमारी आप माइनस कर देंगे। तो क्यों माइनस कर दें? आवाम का अगर 5 तारीख लास्ट डेट है बिजली के बिल की और आज 4 तारीख हो गई और आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया करंट बिल का, तो कि इलेक्ट्रिक वाला आपके घर पर आके बोलेगा कि अगर आप बिजली कल जमा नहीं करेंगे तो हम आपका बिजली का बिजली काट देंगे, मीटर काट देंगे। और अब 3 महीने वाला उन्होंने टाइम ख़त्म कर दिया कि अगर 3 महीने के अंदर पेमेंट, यानी वो हर महीने आपके घर पे आगे खड़ा हो रहा है और बाकी लोग जो हैं, जो उमरा तबका है, जो हुक्मरान तबका, उसकी बिजली चल रही है। सही। तो वाजिद साहब, फिर वही बात हम करेंगे कि जो एक आम आदमी, जो एक मज़दूर है जिसकी एवरेज तनख्वाह 20,000 है या 21,000 है, वो अगर उसके घर में बिजली का बिल 7-8 हज़ार आ रहा है, उसके जो बाकी अखराजात हैं, बच्चों को पढ़ाए या मकान का किराया दे, पॉसिबल है एक आदमी भी अगर है तो वो इस 20,000 में गुजारा नहीं कर सकता। 20,000 तो आपने शायद सहाफ़ियों की सैलरी बता दी तकरीबन उनकी इतनी सैलरीज है। तो मजदूर की तनख्वाह तो वैसे ही 12,000 13,000 आपको पता है। अगर 500 रुपये वो दिन के ले रहा है तो 14-15 हज़ार उसको बेचारे को मिल रहा है। तो बस गरीब के लिए मुल्क नहीं है ये, मुल्क सिर्फ अमीरों के लिए। मैं पहले आपसे कह चुका हूँ
जैसे तैसे अपना पेट काट के लोग मजदूरी कर रहे हैं, अपना घर पाल रहे हैं, वो बस उन्हीं से पूछें जिस पे गुजर रही है। तो आगे आप क्या देखते हैं वाजिद साहब कि इसी तरह बिजली बढ़ती रहेगी, एक सुबह उठेंगे हम पेट्रोल महंगा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे उठेंगे डॉलर बढ़ जाएगा, रुपए की कदर में कमी आ जाएगी, तो ये कुछ आपको लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में या कुछ महीनों में बेहतरी आएगी, महंगाई को ब्रेक लगेगा, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा हुकूमत की जानिब से, या इसी तरह आवाम जो है उसकी फरिश्ते उतरेंगे आसमान से, पाकिस्तान की हुकूमत संभालेंगे, फरिश्ते जो हैं वो सिक्योरिटी का सिस्टम संभालेंगे, कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में फरिश्ते बैठेंगे, वापडा के दफ्तर में बैठेंगे, तो फरिश्ते जब आएंगे तो सब सही हो जाएगा। अभी फरिश्तों की आपने बात की तो स्टॉक मार्केट का बड़ा बुरा हाल है, पता नहीं वहाँ कौन से फरिश्ते पहुँच गए। हम देख रहे थे काफ़ी टाइम से कि स्टॉक जो है बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कल हमने देखा कि 2000 पॉइंट्स माइनस के साथ वो नीचे आ गई, और आज भी जब मार्केट तबका है जो सरमायाकार हैं उनके अरबों रुपए भी डूब गए हैं। इसकी वजह क्या है, इससे जानते हैं वाजिद साहब से। जी वाजिद साहब, ये अचानक कल 2000 पॉइंट्स से मार्केट जो है वो नीचे आ गई, अब जब खुली है तो भी 400 पॉइंट्स माइनस से खुली है, क्या वजह है? कोई ऐसी खबर आती है तो हम सुनते हैं कि मार्केट ऐसी नीचे चली गई, अभी क्या आप समझते हैं, क्या रीज़न है इसके? देखिए, जब आपकी दरामदात इतनी बढ़ जाएँ और डॉलर्स जो है वो आसमान पे पहुंच जाए, तो ये किसी भी वक्त भी कोई इस तरह का सानिया, ये सानिया मैं इसलिए कहूँगा 332 अरब रुपए जो हैं वो डूबे हैं, और जो बेशुमार सरमायादार हैं वो कंगाल हो गए। यानी आपने बहुत सारे अपने जानने वालों को सुना होगा जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि जिन्होंने स्टॉक में पैसा लगाया तो डूब गया, ये इस तरह डूबता है। यानी ये तो जो अमीर हैं चलो उन पे तो फ़र्क पड़ा ही होगा, लेकिन जो हम जैसे जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, वो जो थोड़ा बहुत भी पैसा लगाते हैं, वो इन्हीं वारदातों में जो इस तरह की जब मंदी आती है तो उनका पैसा डूब जाता है। तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, अप एंड डाउन आते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ये पहली बार नहीं आया, 2 दिन से मार्केट कम चल रही थी, लेकिन कल तो खैर तबाही फिर गई और बहुत बुरा हाल हुआ। देखिए वाजिद साहब, कोई ऐसा रीज़न होता है ना, कभी भी कोई ऐसा कोई इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है। अभी हम देखें कि ओमिक्रॉन वायरस आया तो उसकी वजह से इंटरनेशनल जो स्टॉक मार्केट थी वो नीचे आ गई, और अभी यहाँ पाकिस्तान में ऐसा क्या रीज़न है आप समझते हैं इसका? देखें, एक तो शरह सूद में इजाफा हुआ है, ये बहुत सारी वजूहात बन के फिर एक सारी चीज़ें आती हैं। जब कोई सरमाया निकाल लेता है अपना स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसके बाद मार्केट क्रैश कर जाती है बाज़ औक़ात, तो वही हमें कल देखने को मिला। लेकिन अभी जब IMF की रकम आएगी, डॉलर्स में जब कमी आएगी, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं। आप समझ रहे हैं डॉलर की जो $1 बिलियन की किस्त मिलेगी तो हमारा उससे सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। देखिए, सऊदीया से पैसे आएंगे मजीद, तो मार्केट में शायद फिर भी कुछ बेहतरी आ जाए। सही। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, बात करेंगे कि जिन्ना हॉस्पिटल जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका एहतजाज जारी है, और उनका ये भी मुतालबा है कि 2 रोज़ में अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो अस्पतालों को ताले लगाने की धमकी उन्होंने दे दी है। आए दिन हम देखते हैं कि हमने अभी देखा नर्सेस का जो एहतजाज था वो जारी था, अब डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, और ये आए दिन का जो है मामलात हैं। अक्सर हम देखते रहते हैं कि डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज जो होता है कि उनकी जो तनख्वाहें हैं वो टाइम पर नहीं दी जाती, दूसरा जो उनकी प्रमोशंस हैं, जो उनकी मॉनेटरी टर्म्स में जो बेनिफिट्स हैं वो उनको नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो हड़ताल पर चले जाते हैं, और उनके हड़ताल पर जाने से जो मरीज़ हैं कहीं ना कहीं वो लाजमी तौर पर सफ़र करते हैं। क्या कहेंगे वाजिद साहब, इस वक्त नौबत ये आ गई है कि हर कोई हड़ताल पे जा रहा है। अभी हमने देखा बल्दियाती दफातर में ताले लग गए हैं, सड़कों पे कचरा, वैसे ही इतना कचरा है, अब 3 दिन अगर आपका कचरा पड़ा रहेगा तो वो कितना बीमारियों का बायस बन रहा है। अब ये यंग डॉक्टर्स एहतजाज पे जा रहे हैं तो हर कोई एहतजाज पे चला जाएगा और ये सिस्टम सबको ताले लगा दिए जाएंगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी ये हमारे यहाँ का पैटर्न बन गया है कि आप अपना प्रोटेस्ट करके अपनी जो बात है हुकाम तक पहुँचाएँ और उसके बाद अपने मुतालबात कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत मंजूर करवाएँ। अच्छा, यंग डॉक्टर्स जो हैं ये आज एहतजाज नहीं कर रहे, कई अरसे से इनका मुतालबा था कि जो उनके साथ इशूज़ हैं वो हल किए जाएँ, और वक्तन फ़ौक्तन वो हुकूमत से इस बात की दरख्वास्त भी करते रहे, लेकिन हुकूमत ने इनकी बात पे कान नहीं धरे। ये बड़ी कोशिश रही इनकी कि जी जो सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे मुलाकात रहे, लेकिन जो उनका डिपार्टमेंट है, जो उनका फ्लोर है, वहाँ तक उनको जाने नहीं दिया गया। कई बार उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की बैकडोर से, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, तो अब जाके वो जो है हड़ताल पर
यानी मजबूर हो गए हैं कि वो हड़ताल करें। फिलहाल उन्होंने टोकन स्ट्राइक की है इमरजेंसी की, वो 2 घंटे के लिए स्ट्राइक करते हैं ओपीडी की, और उसके बाद फिर वो ओपीडी में काम जारी रहता है। सही बाजिद साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक आ गई है, वो लेना ज़रूरी है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि यंग डॉक्टर्स का जो एहतजाज है, जिना हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो जारी है, और उनका ये उन्होंने उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो अस्पतालों को ताले लगा देंगे। जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो वो मसीहा हैं, वो हमारी मदद के लिए हैं, लेकिन अगर वही डॉक्टर इस तरह का रवैया अपनाएंगे, जो कहीं ना कहीं उनकी बात भी हम अगर देखें तो वो शायद हक पर हों, लेकिन सफ़र जो कर रहा है वो एक हम जैसे शहरी, हम आवाम कर रही है, जो ख़ास तौर पे मरीज़ है वो कर रही है। तो इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, क्यों इनके मुतालबात पूरे नहीं होते, और जब पता है कि ये मतलब इनका किरदार डॉक्टर्स का बहुत अहम है, अगर ये ना हो तो इनकी ना होने की वजह से किसी की जान भी जा सकती है, तो फिर उसके बाद अगर हुकूमत की बात की जाए, महकमा सेहत सिंध की बात की जाए, तो वो कहाँ है? और हर वक्त हम देखते हैं जो नर्सेज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उसकी जानिब से यही एहतजाज होता है कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। हाँ, देखिए इनके कई मुतालबात हैं, डॉक्टर्स के भी और नर्सिंग स्टाफ के भी और अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से, मैं पहले भी आपको मैंने बताई थी बात कि इनके मुतालबात हैं कि इनके जायज़ मुतालबात हैं और कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनके एरियर्स का इशू है, अलाउंस का इशू है, पीजीज़ के इशूज़ हैं इनके, फिर इसके अलावा इनके डेपुटेशन के मसाइल हैं, वो हल नहीं किए जा रहे। फिर अभी उन्होंने कोविड में बहुत उस दौर में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और जो मरीज़ अस्पताल जा रहे थे, उसमें उन्होंने इनके बहुत केयर की। उसमें बहुत सारी नर्सेज़ जो हैं, जो मेल हैं या फीमेल नर्स हैं, वो अपनी जान से गई। डॉक्टर्स, आपको पता है कि कई डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी की जो है बाजी वो हारे हैं, जहाँ हारे हैं सिर्फ इन कोविड की, ना उन्हें कोविड के अलाउंस दिए गए हैं, बल्कि वो डॉक्टर्स या वो नर्सिंग स्टाफ जो उस दौर में काम कर रहे थे, उनको कहा गया था कि जी उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद भी उनको रेगुलर नहीं किया गया। तो वो जो एहतजाज कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है एहतजाज का, कोई मारा मारी नहीं है, कोई तोड़ा ताड़ी नहीं है, वो एक पुरअमन तरीके के तौर पर आके जो नर्सिंग स्टाफ है उसने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया, एहतजाज कर रहे हैं और अपने मुतालबात वो उन्होंने आवाम की हुकूमत के सामने रख दिए हैं। जबकि जो डॉक्टर्स हैं वो कराची से लेकर कश्मीर तक उन्होंने तमाम सरकारी अस्पताल में उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। कल उनका पहला दिन था, आज भी वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी वो शहर के दीगर अस्पतालों के बाहर और अंदर ओपीडीज़ को उन्होंने बंद किए 2 घंटे के लिए, और उनका प्रोटेस्ट जारी है। हफ्ते तक वो एहतजाज करेंगे, इतवार तक का वो टाइम देंगे। अगर पीर की सुबह तक हुकूमत ने उनके मुतालबात नहीं माने तो ये यंग डॉक्टर्स जो हैं वो भी कराची प्रेस क्लब जाएंगे, वहाँ उनके साथ जो नर्सिंग स्टाफ है उनके साथ वो धरने में शामिल होंगे, और उनका फिर ये इरादा है कि वो वज़ीर हाउस जाएंगे, मार्च करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। सही, बिल्कुल सही, उनके मुतालबात हैं वो करें, लेकिन इसके ऑल्टरनेट में कोई है हॉस्पिटल्स में? क्योंकि जब डॉक्टर से ये बात पूछी जाती है तो कहते हैं हम जो है इमरजेंसी बंद नहीं करते, हम ओपीडी बंद कर देते हैं। तो ओपीडी में भी जो इतने लाइन लगी होती है मरीज़ों की, आपने देखा है जिन्ना हॉस्पिटल में जो हाल होता है, तो वो बेचारे जो सफ़र करेंगे उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, उसका ज़िम्मेदार देखिए हुकूमत भी होगी। डॉक्टर्स तो अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे वो? देखिए वो ऑपरेशन थिएटर नहीं बंद कर रहे, ओटीज़ खुली हुई हैं, इमरजेंसी बंद नहीं कर रहे, इमरजेंसी में खुदा न खास्ता कोई पेशेंट आ रहा है उसकी वैसी ही देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वो ओपीडी, अब वो इनके पास एहतजाज का कोई रास्ता बचा नहीं है, तो वो सिर्फ ओपीडी बंद कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने 2 घंटे अलामती की है, ये बताने के लिए कि हमारे मुतालबात मान लिए जाएँ, अगर मान नहीं लिए जाएंगे तो फिर हम मुकम्मल ओपीडीज़ बंद कर देंगे, लेकिन इमरजेंसी और ओटीज़ ओपन रखेंगे। तो फिर वही बात ना कि इससे पहले भी मुतालबात के लिए उन्होंने हमेशा एहतजाज किया है, लेकिन एक हमारी इंसानियत के नज़र से भी हम देखें तो बेशक आप मुतालबा करें, लेकिन ओपीडीज़ तो ना बंद करें, आप अस्पतालों में ताले तो ना लगाएं, क्योंकि वो मरीज़ जो आपको अपना मसीहा समझ के आपके पास आ रहे हैं, आप उनकी मदद करने के बजाय इतना इंतहाई कदम उठा रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल बचा है, और ये भी हो सकता है कि जी ओपीडी बंद करके वो वैसी सड़कों पे आ जाएं, प्रोटेस्ट करें, ये भी एक ज़रिया हो सकता है। लेकिन उन्हें पता है कि इससे अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हुकूमत को, और ये इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत उनकी बात खातिर में नहीं लाती है। तो अब जब ये आवाम पे प्रेशर पड़ेगा, मीडिया का प्रेशर पड़ेगा ओपीडी बंद करने से, तो शायद हुकूमत
जो है, जैसे भी आपने देखा कि जो सुबराज अस्पताल की जो यंग डॉक्टर्स थी, लेडी डॉक्टर्स थी, उनकी भी 11 महीने से सैलरीज नहीं आई थी। उन्होंने भी ओपीडी बंद रखी हुई थी अपनी दोनों, लेकिन वो जो क्रिटिकल पेशेंट थी, जो 8 और 9 मंथ की खवातीन थी जो आ रही थी वहाँ पे सुबराज मेटर्निटी हॉस्पिटल में, उनको वो देख रही थी। लेकिन जो इब्तदाई महीनों की पेशेंट थी उनको वो उनका बाइकआउट किया हुआ था उन्होंने, और वो भी एक अच्छा तरीका था जिसका रिजल्ट ये निकला कि 1 हफ्ते बाद उनको सैलरीज मिल गई। सही। और डॉक्टर्स की हमने बात कर रहे थे कि वाजिद साहब, मैंने शो किया था कुछ जब पिछले साल कुछ यंग डॉक्टर्स का इसी तरह एहतजाज था, तो जब हमने उनका मौक़िफ़ सुना तो उनका कहना ये था कि हम लोग इसी से, ये हमारा ज़रिया माश है, हम इसी से कमाते हैं। और उनका कहना था कि 8-8, 9-9 महीने से उनको सैलरीज़ नहीं दी गई। तो उनके कि जब हमने बोला बीमार पेशेंट होते हैं आप लोग, तो उनका हमारे घर में भी बीमार हैं, मेरा वालिद बीमार है या मेरी वालिदा बीमार है, तो हमें उनकी भी देखभाल करनी है। हम उनको छोड़कर अपनी नौकरी पे आते हैं ताकि हम पैसा कमा के उनको जो है ज़ाहिर घर आपको चलाना होता है। तो वो भी अगर उनका मौक़िफ़ सुने तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। और देखें, डॉक्टर्स जो है ये पढ़ा लिखा तबका है। हाँ। यानी ये इंटर करने के बाद मज़ीद 5 साल मेडिकल की आला तालीम हासिल करता है, फिर उसके बाद वो हाउस जॉब करता है। हाँ। ये 16, 17, 18 साल करने के बाद उसको जब नहीं मिले, देखिए एक तरफ तो बल्दियाती मुलाजमीन मुजाहरा कर रहे हैं, ये बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी आ गए सड़कों पर। तो हर आदमी का अब राइट बनता है एहतजाज करने का। अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। तो इनको ये रास्ता मुनासिब लगा, तो ये उस रास्ते से बेहतर है कि ओटीज़ बंद नहीं हो रही है, इमरजेंसी बंद नहीं हो रही है। ये फिर भी कुछ काबिले अमल काम है जो ये कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हुकूमत के कान पे जूं नहीं रखेगी। सही, हुकूमत की बात की हमने, हुकूमत के तो कान पे जूं नहीं रेखती, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम अदर दैन हॉस्पिटल्स अगर बात करें, जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया हाउसेस की अगर बात करें, तो इतनी डिले करते हैं पेमेंट में। मतलब आपका तो दीन भी कहता है ना कि आप मज़दूर का या जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी से, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी अदायगी कर दो। तो हम इस्लामी तालीमात पे अमल करते नहीं, फिर हम उम्मीद करते हैं कि एक इस्लामी माशरा जो है वो कायम हो जाए। तो ये जो रवैया है, ये किस सिमत हम जा रहे हैं और ये कितनी तबाही का बायस बनेगा उन लोगों के लिए जो बेचारे मजबूर हैं फिर गलत काम करने पे। लेकिन जो सेठ होता है ना, मालिकान होते हैं ना, वो दीन को नहीं तरजीह देता। अच्छा। वो दुनिया को तरजीह देता है, वो अपने कारोबार को अपना मज़हब समझता है। तो वो तो वैसे ही करता आया है जैसे माजी में होता आया है। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर मुलाजिम को इसका काम नहीं करना चाहेगा तो उसने समझा हुआ है कि अगर वो छोड़ के जाता है चले जाए, उससे उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सिस्टम ही ख़राब है। बात ये है कि अगर शुरू से ही ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, अगर इसको शुरू से हमने कंट्रोल किया होता, जो इन इदारों के लिए काम करती हैं यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, वो तक मालकान से मिली होती हैं, चाहे किसी भी इदारे की आप बात करें, तो आवाम हर हाल में पिसती ही रहती है। माजी में भी हमने देखा है, अभी भी ऐसा हो रहा है, आगे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, हमें डॉक्टर उमर सुल्तान ने भी ज्वाइन किया है यंग डॉक्टर एसोसिएशन, उनसे भी जान लेते हैं, उनका प्रोटेस्ट जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर। जी जी वालेकुम सलाम। उमर, मुझे ये बताइए कि आप लोगों की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, कल भी हड़ताल की गई थी, आज भी, और क्या मुतालबात हैं आपके जो आपके पूरे नहीं हो रहे, जिसके बायस आप लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका जो हमें मौका दिया। हमारे जो मसाइल तकरीबन 6 महीने साल से लिंगर ऑन है हेल्थ डिपार्टमेंट में। सबसे पहले जो है डेपुटेशन पॉलिसी है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वो अभी तक नहीं आई और ना ही लोगों को डेपुटेशन दी जा रही है। इसी तरह जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट काम कर रहे हैं उनके हेल्थ रिस्क अलाउंस के जो पेंडिंग एरियर्स हैं, पूरे 1 साल हो गए हेल्थ रिस्क अलाउंस अनाउंस किए हुए, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिले। उनकी पे का मसला है, पे उनकी 1.5 सुबह वाले में कम है। इसी तरह हमारे जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनकी सीट्स बहुत कम है, और जो कॉन्ट्रैक्टरी डॉक्टर्स हैं हमारे, और जो कोविड डॉक्टर जिन्होंने कोविड के जमाने में काम किया वैक्सीन सेंटर्स में, कोविड वार्ड में, उनकी रेगुलराइजेशन का इशू है। इसी तरह जेपीएमसी में जहाँ मौजूद है 11 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुई या ट्रांसफर के मैटर्स हैं, तो 5-6 हमारे चीज का मैटर है, जिसकी वजह से हम पूरे 1 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट का चक्कर काट रहे हैं। वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर वहाँ दादुल ज़रानी साहब हैं, वो बात करते हैं लेकिन मसला हल नहीं करते, और नई हेल्थ मिनिस्टर साहब तक बात हमारी पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से आपका मौक़िफ़ सही है। लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर उमर सुल्तान कि आपके इस एहतजाज की वजह से कई ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो वो उससे मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी ओपीडी से भी दोबारा 1 घंटे का हम बाइकआउट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, दोबारा ओपीडी में बैठे हुए हैं। इस वक्त हम जेपीएमसी में भी, सिविल में भी, एनएचएस में भी तमाम पेशेंट एंटरटेन हो रहे हैं।
ER के अंदर, OTs के अंदर, OPDs के अंदर, और हम नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट सफर करें, इसीलिए हमने सिर्फ टोकन प्रोटेक्ट रखा हुआ है। लेकिन अगर इसी तरह मामला चलता रहा, दोनों खास से ये मामला रहे और हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाई, तो मंडे से मजबूर हो जाएंगे कि हम फुल बाइकआउट की तरफ जाएं। सही। तो आपका आगे लाहे अमल क्या होता है अगर 2 दिन में भी आपके मुतालबात पूरे नहीं होते? वजीर आला हाउस जाने का आपका प्लान है, क्या करेंगे? क्या अस्पतालों में बिल्कुल ताले लगा दिए जाएंगे? प्रेस क्लब में सिटिंग में है, यंग नर्सेज जो है वो भी सिटिंग में मौजूद है, और अगर ये मंडे तक हमारे मामला नहीं सॉल्व हुए, तो फिर हम फुल बाइकआउट की तरफ जाएंगे, और हो सकता है कि हम प्रेस क्लब में जमा होकर टीम हाउस की तरफ मार्च भी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, वाजिद रजवानी बात कर रहा हूँ। आपने कल से ये स्ट्राइक शुरू की है और 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक करें, तो क्या किसी हुकूमती रुकन ने आपसे रब्ता किया है इस हवाले से बात करने के लिए? देखिए, अभी तक फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी ने भी रब्ता नहीं किया। मतलब अभी तक वो अनसीरियस एटीट्यूड उनका मौजूद है कि वो जो चंद बहुत ही आसान मसले हैं जो हल हो सकते हैं, वो अभी तक जो है वो पेंडिंग है। ठीक है सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर सुल्तान, आपका, आपने हमें वक्त दिया। जी वाजिद साहब, आपने सुना जिस तरह से इनका जो मौक़िफ़ था कि हम काफ़ी टाइम से एहतजाज कर रहे हैं, और इन्होंने कोविड का टाइम पीरियड भी बताया। नो डाउट जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, वो किस तरह खड़े रहे और उन्होंने अपनी जान की फ़िक्र नहीं की। और कई ऐसे नर्सेज़ हैं, कई ऐसा पैरामेडिकल स्टाफ है जो कोविड के बायस जो है इस दुनिया से वो लोग चले गए। तो हीरोज़ भी हैं हमारे, और उसके बाद उनको अपने जायज़ हक़ के लिए मुतालबा करना पड़ता है। क्या कहेंगे? बहुत ही एक सिस्टम का फेलियर है, रियासत का फेलियर है। हाँ देखिए, कोविड एक ऐसा दौर था जिसमें अगर घर के किसी भी फ़र्द को कोरोना वायरस लगता था, तो घर वाले भी उससे दूर यूँ हो जाते थे कि कहीं खुदा न खास्ता उन तक ये मर्ज़ ना लग जाए, पहुँच जाए। लेकिन एक ये जो डॉक्टर्स हैं, तिबी अमला है, ये हर हाल में अपनी ड्यूटी पे गया। आपको पता है कि उन्होंने 12-12 घंटे तक ड्यूटी अंजाम दी, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ कम हो गया था, काम का लोड ज़्यादा हो गया था, ड्यूटीज़ आवर्स बढ़ाने पड़े थे। उसमें नर्सिंग स्टाफ को भी कोविड के शिकार हुए, और डॉक्टर्स भी आपको पता है कि आए रोज़ हमारे शहीद हो रहे थे इस कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन फिर भी उन्होंने काम जारी रखा, और खिदमत, देखिए उनको उसको पैसे मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये आपसे काम कहा जाए कि जी आपको भी पैसे मिलेंगे, और आप कोविड पेशेंट की आप जाके करें, तो आप भी 2 दफ़ा सोचेंगे कि ये मैंने काम करना है कि नहीं करना। लेकिन ये उनकी ड्यूटी थी और उन्हें अंजाम दी, तो अब उस ड्यूटी का उन्हें सिला मिलना चाहिए। सिला मिलना तो दूर की बात, जो उस कोविड के जो अलाउंसेस की बात थी वो तक उनको नहीं दिए गए, तो इनका ये प्रोटेस्ट बनता है। सही, ठीक है। हम चलेंगे अपनी अगली ख़बर की जानिब और आपको बताएं कि अच्छी ख़बर सुनने में आई है। तकरीबन हम रोज़ाना ये बात करते हैं, इस वक्त कराची में जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, जिस तरह से इमारात को गिरा दिया जाता है और गिराया जा रहा है, तो शहरी उसके लिए बड़ा परेशान है। और सबसे पहला सवाल यही हमारे जहनों में आता है कि जब ये इमारात बन रही होती हैं, जब सालों इनको लगते हैं तामीर होने में, तब कहाँ होते हैं इदारे और तब इनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो अब आपको बताएं कि नस्ला टावर से मुतालिक FIA ने तहकीकात शुरू कर दी है, और नस्ला टावर में की तामीरात के दौरान जितने ऑफिसर तैनात किए गए थे, जिन्होंने अप्रूवल्स दी थी, किस तरह से ये गैर कानूनी इमारत तामीर हो गई, उन सब के ख़िलाफ़ जो है अब तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। क्या कहेंगे वाजिद साहब इस हवाले से? देखिए, ये आवाम का भी मुतालबा था, नस्ला टावर्स के जो मुतासरीन हैं उनका भी मुतालबा था, और जो बिल्डर्स हजरात हैं उनका भी मुतालबा था कि जी आप नहीं सिर्फ ये फैसला कर दिया है अदालती कि जी आप उनको नस्ला टावर्स को गिरा दें, उसके अलावा आपने कोई दूसरी बात ही नहीं की। जो ये अथॉरिटीज़ हैं, जो ये परमिशंस देती हैं, जो ये चाहती हैं क्या नाम है, इन मामलात में जो मुलव्विस रहती हैं, उनके ख़िलाफ़ आज तक कार्रवाई नहीं होती। अब ये जो तहकीकात शुरू हुई हैं, लेकिन बस दुआ ये कि जो तहकीकात हैं ये पाया तकमील तक पहुँचें और इसका कोई रिज़ल्ट भी निकले। अगर रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, सवाए तहकीकात और तहकीकात के अलावा इसकी कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा, उन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी जो इस तरह की जो परमिशंस देते हैं और बैक हैंड पे पैसे बहुत बनाते हैं। आपको पता है कि सरकारी महकमे हैं जो तमाम वारदातों में मसरूफ़ हैं। अगर जब तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी तो लगेगा कि जी तहकीकात जो है सिर्फ एक बहाना था टाइम गेन करने का, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही, कार्रवाई तो शुरू हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन वाजिद साहब आप नहीं समझते कि अगर ये कार्रवाई पहले शुरू होती, नस्ला टावर को गिराने के अमल से पहले,
तो वो शहरी उनको भी एतमाद आता कि नहीं वाकई ये चीज़ गलत थी, और जिन लोगों ने इसकी अप्रूवल्स दी और जिनकी निगरानी में ये बिल्डिंग तामीर हुई उनको सज़ाएँ मिली या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो उनको सब्र भी आता। लेकिन पहले उसको गिराने का ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया और वैलिड भी है उनका कहना। तो अब आप क्या समझते हैं कि अगर पहले ये कार्रवाई हो जाती इन लोगों के ख़िलाफ़, इनको सज़ाएँ मिलती, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर ना होता? बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। अगर नस्ला टावर्स नहीं गिराते हाँ। और ये जो इन तमाम कार्रवाई में मुलव्वस उनके खिलाफ तहकीक़ात की जाती, लेकिन वो चूँकि अदालती ऑर्डर थे, हाँ। उस अदालती ऑर्डर के तहत वो नस्ला टावर्स के खिलाफ जो है वो गिराने का अमल अभी भी जारी है, मुकम्मल तो नहीं गिरा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर ये तहकीक़ात बिल्कुल दुरुस्त जावी पे जाती हैं, और देखें ये सबको पता है कि किन लोगों की कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो ये परमिशन देती हैं ये बिल्डिंग्स बनाने की। कोई ढके छुपे अल्फा वो नहीं है किरदार इसमें, सामने के महकमे जो ये परमिशन देते हैं, जो ये अथॉरिटीज़ हैं। उस वक्त जब ये नस्ला टावर्स को परमिशन दी गई तो कौन लोग सीटों पर बैठे हुए थे, वो सब कागजात में उनके नाम मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उन तक पहुँचने में, ये हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर तहकीकात हो जानी चाहिए। इसके अलावा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से भी पूछगछ की जाएगी। तो अब जो लोग इसमें मुलव्वस रहे हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि जी कार्रवाई कर ली गई और उसके बाद वो रिपोर्ट शाया की जाएगी, वो नाम सामने आ जाएं, वो लोग जो है पता लग जाएं कि कौन लोग थे वो, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा भी देनी चाहिए ताकि आइंदा जो है कराची में इस तरह कानूनी तजावुज़ात लोग बनाते हुए भी या उसकी अप्रूवल देते हुए भी उनको डर लगे। एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद असफ़हानी साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, और बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। अब चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएंगे कराची में गैर मनकूला जायदादों की जो कीमतें हैं उसमें 25% तक इजाफा हुआ है। FVR ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से कराची में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर्टी की नई कीमतें जारी कर दी हैं। पॉश एरियाज़ के जो A1 कैटेगरी है उसमें फ़ी स्क्वायर फिट मकान की कीमत 81,000 रुपये मुकर्रर की गई है। सिविल लाइंस गार्डन ईस्ट कराची एडमिन जौहर ब्लॉक 17 से ज़ायद जो इलाके हैं उसमें जो शामिल हैं उसमें PCHS, DHA, मलीर, एयरफोर्स सोसाइटी A1 कैटेगरी में ये जो सारे इलाके हैं ये शामिल किए गए हैं। इस हवाले से बातचीत करते हैं। जी वाजिद साहब, 25% तक इजाफा किया गया है प्रॉपर्टी में, और ये क्या है मुझे बताइए कि A1 कैटेगरी क्या है, B1 कैटेगरी, ये इसके हवाले से देखिए ये पूरे मुल्क में किया है और सिर्फ कराची में नहीं किया है। 40 शहर हैं जहाँ पे ये 25% का इजाफा किया है। मिसाल के तौर पर अगर ग्राउंड फ्लोर की आपकी कीमत अगर 10 लाख है तो अब उसके बाद जितने पूरा फ्लोर बनाते जाएंगे हर फ्लोर पे 25% जो है वो इजाफा होगा। अब इसमें जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 आप कह रही हैं वो फिर बेडरूम्स वगैरह की सूरत आ जाती है कि अगर इतने बेडरूम्स होंगे तो इतना इसमें टैक्स लगेगा, इतने बेडरूम्स होंगे तो इतना टैक्स लगेगा। कमरों पे डिपेंड करता है और ये पूरे मुल्क में है। इस्लामाबाद में भी फ़ी मुरब्बा गज़, जैसे अगर E7 की बात करें तो 2.5 लाख फ़ी मुरब्बा गज़ का इजाफा हुआ है। हर शहर में उसके रकबे के लिहाज से, उसकी मालियत के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से इजाफा किया गया है। सही। तो अब इससे क्या होगा? अब मज़ीद लोगों, वैसे ही अभी प्रॉपर्टी का डाउनफॉल आया हुआ है, लोग उस तरह से चीज़ें नहीं ख़रीद रहे जैसे पहले ख़रीदते थे, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की नहीं है, तो मज़ीद अब इसकी डिमांड कम होगी। देखिए इसका तो मकसद यही है कि प्रॉपर्टी के शोबे में मज़ीद टैक्स आयद किया जाए। और प्रॉपर्टी जैसे अब मज़ीद महंगी हो रही है और मज़ीद महंगी से महंगी होती जाएगी। अभी आपने देखा कि जो बिल्डिंग का जो मटेरियल है बनाने का उस पर कितना टैक्स लग गया है, सरिया, बिजली वगैरह सबकी कीमतें 100% से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से मज़ीद जो कीमतें हैं और महंगी हो जाएंगी प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब और आपको बताएं कि महंगाई की बात हम करते हैं तो द इकोनॉमिस्ट की जानिब से एक सर्वे किया गया है और उसमें जो दुनिया के सस्ते तरीन शहर हैं उनका ज़िक्र किया गया है। और इन शहरों में जो कराची है वो 6ठे नंबर पर है, यानी कराची दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आया है। और ये सर्वे हर साल किया जाता है आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की जानिब से। इस पर बात कर लेते हैं
कि क्या वाकई कराची दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में इसका छठा नंबर है? क्या कहेंगे वाजिद साहब? मेरे ख्याल से वाकई सस्ता है, लेकिन जिस तरह हमारे हालात हैं, जिस तरह हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, उस हिसाब से हमारे लिए बहुत महंगा है। हाँ देखिए, ये 173 शहरों का सर्वे किया था इकनॉमिक्स ने, और उन्होंने ओवरऑल महंगाई का अंदाज़ा लगाया कि 3.5% जो है महंगाई बढ़ी है दुनिया भर में, क्योंकि उसमें कोविड-19 के आने के बाद ये जब सर्वे किया गया तो उसके तहत ये अंदाज़ा लगाया गया। और 50,000 जो है पूरे मुल्क, पूरी दुनिया से अशिया की उन्होंने कीमतें काउंट की हैं कि इस चीज़ की कीमत कितनी है, इस चीज़ की कीमत कितनी है, एशिया में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है, यूरोप में कितनी है। तो 50,000 अशिया की उन्होंने कीमतें काउंट करने के बाद ये सर्वे किया कि कराची उसमें छठे नंबर पर है। उसमें महंगे में तेल अबीब है जो सबसे महंगा है, लीबिया का शहर है त्रिपोली वो सबसे सस्ता शहर है, अहमदाबाद 7वें नंबर पे है, कभी कराची पहले नंबर पे आता है, कभी बम्बई पहले नंबर पे आता है। वो सर्वे आगे पीछे होते रहते हैं। हुकूमत को एक और बहाना ना मिल जाए, वो तो कहते हैं ना कि अभी जो तेल है वो पाकिस्तान में सबसे सस्ता है, इंडिया में इतना है। हुकूमत को तो पता ही नहीं है, वो कंपैरिजन करते हैं ना चीज़ों का। वो जो उनके एक मिनिस्टर हैं जो कहते हैं अल्लाह को मुंह दिखाना है मुझे, उनका आज अखबारात में बयान छपा हुआ है, और वही अखबारात में उनका बयान ये है कि कराची महंगा तरीन शहर है। यानी उनको तो पता ही नहीं हुकूमत को, बस जो काम कर रहे हैं अल्लाह वास्ते मुल्क चला रहे हैं। लेकिन कराची फिर भी सस्ता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। गरीब क्योंकि एक परवर बड़ी शहर है, आप नाश्ता करने जाएं तो आपको एक 30-40 रुपए का पराठा मिल जाएगा। अगर आप एक अंडा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हब है, हर चीज़ आपको 100 रुपए में आप एक नाश्ता कर लेते हैं एक मजदूर, जिसमें एक अंडा, पराठा और चाय शामिल है। तो और खाना भी आप देख लें, अगर आप किसी ठेले पे चले जाएं तो दाल चावल। पाकिस्तान के शहरों में की बात की जाए तो उस पर नो डाउट कराची सस्ता है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बहुत है हर चीज़ की। अगर आप नाश्ता पराठे की बात करें तो हमें जगह जगह छोटे छोटे होटल्स, छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं वो इतनी तादाद में नज़र आते हैं, तो इस हिसाब से सस्ता खाना है। भी 100 रुपए में आप खा लेते हैं। जी, अब चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब और कराची वालों को एक और खुशखबरी देंगे। को बताएं कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज़ शिप जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। क्रूज़ शिप में जो है 14 मंजिलें हैं और 1411 कमरे मौजूद हैं। इस शिप में 7 स्टार होटल और शॉपिंग मॉल्स, गेमिंग जोन और 3 बड़े हॉल्स भी मौजूद हैं। मुल्की तारीख का ये पहला बड़ा क्रूज़ शिप है जो पाकिस्तान लाया गया है। जी, आपने देखा, बड़ा ही खूबसूरत शिप है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की तारीख का पहला बड़ा क्रूज़ शिप है जो कि पाकिस्तान आया है। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, कहाँ से आया है ये और किसने ख़रीदा है, और क्या ये किस तरह इसको यूज़ किया जाएगा? देखिए, ये तो इटली की साख्त है, यानी इटली का बना हुआ है, और ये जिस प्राइवेट कंपनी ने ख़रीदा है वो ये लाए थे इसको यहाँ पे शिप ब्रेकिंग के लिए। लेकिन इसकी कंडीशन जब उन्होंने देखी, और ये कंडीशन ऐसी है कि इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, और शिप ब्रेकिंग में ये काम में फिर ये फैसला किया कि शिप ब्रेकिंग का इसका काम नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे ऐसे होटल या ऐसे तफरीगाह के तौर पर। और उन्होंने हुकूमत से KPT से दरख्वास्त भी की थी कि इसको पोर्ट ग्रैंड के पास लगा दिया जाए, लेकिन चूँकि इतना बड़ा है तो वहाँ पर ये फैसला नहीं हो सका। अब इसको ये एंटरटेनमेंट के तौर पर, और क्योंकि इसमें गेमिंग जोन भी हैं, मॉल्स भी हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब 1400 के करीब इसमें कमरे हैं। अब कराची में देखें, आपके पास तफरी नहीं है, पाकिस्तान में बल्कि तफरी नहीं है, कोई घूमने के मकामात नहीं है। अगर कोई फैमिली तफरी के लिए जाती है, आउटिंग के लिए जाती है, तो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाने को ही तफरी समझते हैं, खाने पीने को। अगर ये 1400 कमरे, अगर ये पर रूम, अगर ये 1000 रुपये या 2000 रुपये जो इंतहाई सस्ता है पर डे के हिसाब से दे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कंपनी कितना कमा सकती है। ये शिप जो है मज़ीद 15 साल तक यूज़ हो सकता है, अभी इसकी कंडीशन ऐसी है मैक्सिमम। और अगर इसको नया ख़रीदें तो $500 मिलियन के करीब होगा। ये बहुत ही कीमती महंगा जहाज़ है, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए कराची की तफरी के लिए, लेकिन इसमें सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए जिस तरह बाहर के क्रूज़ में होता है, ताकि कोई ऐसी हुल्लड़बाजी ना हो। पार्टीज़ वगैरह के लिए दिया जाए, सालगिरह वगैरह, शादी वगैरह, सब काम हो सकते हैं। शॉपिंग मॉल इसमें खुल सकते हैं, और ये यानी एक बहुत बड़ा क्रूज़ है। और ये कराची वालों के लिए, बल्कि ना सिर्फ कराची वालों के लिए बल्कि मुल्क के दीगर शहरों से भी लोग आके यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, एक बहुत अच्छी तफरीही फ़राम हो सकती है इस शिप के ज़रिए से, क्योंकि पाकिस्तान की बात की जाए, कराची की बहुत कम ऐसी तफरीह गाहें हैं जो कराची वाले उनको जाके एंजॉय करें, और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ही जाते हैं। तो ये बहुत एक खूबसूरत चीज़ सामने आई है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी इसमें जाएंगे। बहुत शुक्रिया वाजिद असवानी साहब आपका। हाँ, कुछ सेलिब्रेशंस अगर होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए, तो बहुत शुक्रिया। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ मनाया जा रहा है, यानी खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लेकिन मैं इसको डिसेबल नहीं कहूँगी, बल्कि कहूँगी पीपल विद मोर एबिलिटीज़, क्योंकि अल्लाह ताला ने शायद इन लोगों को किसी एक चीज़ से, किसी एक सलाहियत से महरूम रखा होता है, लेकिन उसके बदले उन्हें बेशुमार सलाहियतों से नवाजा होता है। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द देखते हैं कुछ ऐसे अफराद जो शायद हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं, शायद हमसे थोड़े से अलग हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी सलाहियतें हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि जिसकी आँखें नहीं हैं, बिनाई है, बसारत से जो महरूम है, लेकिन उसका जो सेंस ऑफ हेयरिंग है, जो सेंस ऑफ टच है, उसका हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसे कितने लोग हैं जो बसारत ना होने के बायस मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो दूसरों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें इस नेमत से महरूम रखा है, लेकिन वो अपने पाँव से लिखते हैं, अपने पाँव से वो बहुत सारे हुनर जानते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो उन्होंने जो अपनी वीकनेस है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया है, और आज का दिन इन्हीं लोगों के लिए है। और हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं लोगों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जो अपनी वीकनेस को अपनी करेज बना के ज़िंदगी जीते हैं। और आज 3 दिसंबर आज का दिन मनाने का मकसद ये भी है कि जो ऐसे लोग हैं उनके हुकूक़ के बारे में आगाही देना है, और उनको माशरे में जो दरपेश मसाइल हैं उसके हवाले से भी उजागर करना है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सलमान राजा साहब ने, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान राजा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़हरा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, मैं बहुत बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया। आज खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, पीपल विद मोर एबिलिटीज़, क्योंकि उनमें हमसे ज़्यादा सलाहियतें मौजूद होती हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? फिर हम उनके हुकूक़ के हवाले से बात करेंगे, और माशरे में जो मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है उस हवाले से भी बात करेंगे। सर, आपने इंट्रोडक्शन में बहुत खूबसूरत बात कही कि ये लोग पीपल विद एक्स्ट्रा एबिलिटीज हैं। और आपने सही फरमाया कि कोई सलाहियत अल्लाह ताला इनको नहीं देता तो दूसरी सलाहियत उससे बेहतर इनके अंदर पाई जाती है। एक बात। दूसरी बात, हमारे माशरे में एक रुझान पाया जाता है कि ऐसे लोगों को एबनॉर्मल या डिसेबल कहा जाता है। ये जो सोच है ये इंसानों की बनाई हुई है। हमारा जो नॉर्मल की डेफिनेशन है वो हमारी अपनी बनाई हुई, क्योंकि दुनिया में 7 अरब लोग से ज्यादा बसते हैं, और ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी लोग जो है वो जिन सलाहियतों के साथ हैं, हम उस मेजॉरिटी को नॉर्मल काउंट करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है, जबकि कुदरत ने डेफिनेशन ये नहीं बनाई नॉर्मल की। नंबर 1 बात, इन लोगों को एबनॉर्मल या डिसेबल कहना ही लफ्ज गलत है। इन लोगों को आप सुपर नॉर्मल या सुपर डिफरेंटली एबल आप कह सकते हैं। जी। दूसरी बात ये कि जब आप ये सोच ही ये डायरेक्शन ही अपनी सोच की ऐसी पॉजिटिव रखेंगे, तो आप ऐसे लोगों के साथ बिहेवियर भी आपका सही हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, लोग ऐसे लोगों के साथ बिहेवियर जो करते हैं वो बड़ा नामुनासिब होता है। उनको रहम की नजर से और बहुत ही उस नजर से देखना कि उनके लिए आप रहम कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप उनको बड़े ही कह लीजिए कम नजरी से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस किस्म के लोग जो एक्स्ट्रा एबिलिटीज रखते हैं वो अपनी पूरी सलाहियत के साथ दुनिया में मौजूद होते हैं, और उनको अल्लाह ताला ने जिस तरह बनाया है वो बेहतरीन इंसान बनाया है, और वो अपनी जिंदगी में बेहतरीन जीने की तमीज रखते हैं। ये हम लोग हैं जो उनको ये एहसास दिलाकर जो है उनको डीमोटिवेट कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। और आपने जैसे मिसाल दी कि ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो इस एहसास से निकले, डीमोटिवेशन के एहसास से निकले, और बाहर आके उन्होंने दूसरे लोगों की रहनुमाई की और मिसाल बन के दिखाया। तो ऐसे लोगों को मेरा सलाम भी है, और ऐसे लोगों को ही हमें प्रमोट और मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और बहुत सारे लोगों से मैं ऐसी मिली हूँ जिन्होंने अपनी इसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल कायम की, और वो हम लोगों के लिए भी एक एक एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर तक बन गए हैं। वो लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ कम है तो उसके बावजूद आप किस तरह अच्छी और एक खुशी वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँ सलमान राजा साहब के इनके हुकूक़ की अगर बात की जाए, तो आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में इनको प्रॉपर इनके हुकूक़ मिल रहे हैं? अगर वो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देख लें
या जॉब कोटा देख लें या जो भी चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि इनको इतने हुकूक दिए जाते हैं जिनके ये मुस्तहिक हैं? बिल्कुल नहीं ज़हरा, इनके हुकूक बिल्कुल इनको नहीं मिल रहे हैं, और सिर्फ डिसेबल लोग नहीं, इसमें वो लोग भी जैसे ख्वाजा सरा है हमारे माशरे में, वो भी एक स्पेशल लोग होते हैं जो पीपल विद एक्स्ट्रा एबिलिटीज, उनके भी हुकूक पूरे नहीं किए जा रहे। और हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में तो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत कम काम हो रहा है। मैं उसको तसल्ली बख्श तो किसी सूरत में नहीं कहूंगा। पर्सनली मैं कुछ प्राइवेट इदारों को जानता हूं जो एफर्ट कर रहे हैं इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, इनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए। ब्लाइंड एसोसिएशंस हैं, डिसेबल पर्सन एसोसिएशंस हैं, और कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पे जब मैं खुद गया तो मेरी जिंदगी के बहुत सारे नजरियात चेंज हो गए। और हम अगर उनके हुकूक दे नहीं रहे, इनके हुकूक तो, ये हुकूक का जो डेफिनेशन है हमने खुद डिफाइन की है। हुकूक तो उनके दिए जाते हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही हो, तो वो लोग हुकूक के लिए खड़े होते हैं। तो अगर हम हुकूक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके हुकूक पूरे नहीं किए जा रहे, तभी तो हम हुकूक की बात कर रहे हैं, और इस पे हमें कह लीजिए इम्पोर्टेंस देनी पड़ रही है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इनके हुकूक आम इंसान कैसे पूरे कर सकता है? गवर्नमेंट तो करेगी, वो तो करेगी। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हर इंसान को हमारे माशरे में अपनी जिंदगी में कम से कम एक दफा ऐसे इदारे को विजिट जरूर करना चाहिए जहाँ पे स्पेशल और डिसेबल लोग मौजूद होते हैं। वहां जाकर आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। और ऐसा एक बहुत खूबसूरत इदारा हमारे कराची शहर में मौजूद है जिसका नाम दारुल सुकून है, जो कि कश्मीर रोड पे वाक़ है। वो इदारा बिला तफरीक होकर, और वहाँ पे जो लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं ऐसे बच्चों की, और वहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं, इंसान मौजूद है, उनको आप जाके अगर मिले तो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और शायद आप, हमारे माशरे में इतने फसादात नहीं होंगे जितने अना की बुनियाद पर, नफ्स की बुनियाद पर हमारे माशरे में फसादात बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो और आई थिंक सलमान राजा साहब, आपने बताया कि ऐसे इदारे हैं, आपने नाम भी लिया, और ये ही मेरे ख्याल है एक बेहतर ज़रिया है। ये जो डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं, अगर उनके अंदर जो उनकी छुपी हुई सलाहियत है, अगर उनको निखारा जाए, उनको पॉलिश किया जाए, तो उनमें बेशुमार सलाहियतें होती हैं। तो इस तरह का कोई इदारा हुकूमती सतह पर आपको लगता है कोई काम कर रहा है जो इन लोगों के लिए ख़ास तौर पे काम करे, इनके स्किल्स को डेवलप करे? देखिए, मैं काफी सारे इदारों से की जानकारी रखता हूँ और उनसे ताल्लुक भी है। मैं खुद भी सोशल वर्क करता रहा हूँ काफी सालों तक और खिदमत करता रहा हूँ। तो उसमें ब्लाइंड एसोसिएशन है जो ब्लाइंड हजरात हैं उनके लिए काम हो रहा है। डिसेबल लोगों की प्राइवेट एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, एनजीओ बनी है जिन्होंने क्रिकेट टीम्स बनाई हुई है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ। कराची का मैंने जिक्र किया, यतीम बच्चों के लिए काम हो रहा है, ओल्ड एज होम्स बने हुए हैं। और कुछ प्राइवेट इदारे ऐसे भी हैं अब जो स्टेप अप जिन्होंने किया, जिन्होंने अपने स्कूल में जो उनकी ब्रांचेस हैं उनमें स्पेशल बच्चों के लिए एक बाकायदा ब्रांच कायम की है। वहाँ पे स्पेशल बच्चों को स्कूल में आप भेज सकते हैं और उनकी तालीम के ऊपर आप मेहनत कर सकते हैं। तो लेकिन ये सब प्राइवेट सेक्टर में मैं देख रहा हूँ कि काम आ रहा है सामने और अपने तय लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मेरी नजर से कोई गुजरा नहीं, ऐसा कोई काबिल जिक्र स्टेप या कोई काम जिसमें वो काम कर रहे हो। और अगर इदारे ऐसे हैं भी गवर्नमेंट के, तो हमारे जो नॉर्मल सो कॉल्ड लोगों के इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनका हाल भी आप जानती हैं और हम सब जानते हैं। तो स्पेशल लोगों के इदारों का तो आप अल्लाह ही वारिस है। तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कोई खास काम कर रही है। इस पे बहुत गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सही। वो नहीं और सलमान साहब, ये भी मुझे बताइए, जो खुसूसी अफराद हैं, अगर हम उनके मसाइल के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है इस वक्त क्या मसाइल दरपेश हैं उन्हें, हमारी जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है? जरा सबसे बड़ा जो मसला इन जनरल अगर हम बात करें, इज्तिमाई बात करें जी, तो लोग ऐसे लोगों को देखकर मायूब समझते हैं। मैंने देखा है पब्लिक प्लेसेस पे, अगर किसी फैमिली के साथ कोई स्पेशल बच्चा ट्रैवल कर रहा है, ये साथ है, उसके बिहेवियर को लोग रिकग्नाइज नहीं कर पाते और उसको मायूब समझते हैं और ऑकवर्ड तरीके से देखते हैं कि ये इनके साथ ऐसा बच्चा है या ऐसा इंसान ट्रैवल कर रहा है। जबकि इंसानियत का तकाजा तो ये है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़कर गले लगाना चाहिए, मोहब्बत प्यार देना चाहिए, इखलाक देना चाहिए। इवन ख्वाजा सराओं के साथ जो सलूक होता है वो आप भी जानती हैं अच्छी तरह और हम भी जानते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो इनको दरपेश है कि एक्सेप्टेंस नहीं है ऐसे लोगों की हमारे माशरे में। हमारी आवाम को, जो लोग भी इस शो को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, बहुत ही आजिज़ी के साथ गुजारिश है कि अपने दिल को बड़ा कीजिए, आगे बढ़िए। झुकना, प्यार करना, प्यार बांटने से बढ़ता है। ऐसे लोगों को प्यार देंगे तो उनको तकवीत मिलती है, उनको सुकून मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलती है, वो खुश होते हैं।
बिल्कुल। और सलमान साहब, ये जो हमारे रवैये हैं, इतने तल्ख रवैये, ये वो इंसान जो कि हमसे प्यार की उम्मीद रखता है, वो कितना डीमोटिवेट हो जाता होगा अपनी ज़िंदगी में। पहले ही वो किसी एक अगर कमी का शिकार है, तो हम भी अगर हमारे रवैये इस तरह के रहेंगे इतने तल्ख, तो वो मज़ीद उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो आगे उठ नहीं सकते। अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो ये हमारे रवैये हैं जो उनको पीछे धकेल देते हैं मज़ीद। बेशक सही फरमाया आपने। ये हमारे माशरे की अक्कासी करता है ज़हरा के हमारे माशरे में जो आवाम बस रही है, उसका शऊर, उसकी सोच, उसका रवैया किस तरफ जा रहा है। और ऐसा नहीं कि ये इंडिविजुअल लोगों के साथ, जब किसी फैमिली के साथ ऐसा मामला दरपेश आता है तो फिर उनको एहसास होता है और फिर वो लोग बेचारे मेहनत करते हैं, ऐसे बच्चों पे भी, ऐसे लोगों पर भी। लेकिन हमारे इज्तिमाई जो कौम है हमारी, उसको ये तमीज़, हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, ऐसी अवेयरनेस आनी पड़ेगी, उनको ये तमीज़ देनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों से मोहब्बत करें, आगे बढ़ें, उनके हाथ चूमें, उनको प्यार करें, उनसे इखलाक से पेश आए, एक डिग्निटी दिखाइए। एक कौम का एक इज्तिमाई कह लीजिए रवैया होता है, एक कौम का किरदार होता है। वो किरदार हमारी कौम का नजर नहीं आ रहा। वो किरदार इन्हीं चीजों से सामने आता है कि वो कौम अपने कौम के अंदर ऐसे लोगों को किस तरह ट्रीट करती है, जो बेचारे कह लीजिए जो कमतर लोग हैं या किसी परेशानी में है या किसी एबिलिटी के से उनकी कमी, उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। और अव्वल तो ये कमतर कहीं से नहीं है, ये जहन से निकाली। उनको इस तरह ट्रीट करना कि कमतर है, ये भी एक बुनियादी तौर पे गलत रवैया है। उनको आप इक्वली ट्रीट करें, कीपिंग इन माइंड, ये जहन में रखते हुए कि उनकी जो जिस्मानी प्रॉब्लम है या शॉर्ट कमिंग है, उसको आप ध्यान में रखते हुए उनको इक्वली ट्रीट करें। बिल्कुल सही। ये तो थी हमारी रवैयों की बात। सलमान साहब, ये भी मुझे बताइए कि जब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, चाहे आप हॉस्पिटल्स देख लें, चाहे होटल्स देख लें, चाहे रेस्टोरेंट्स देख लें, जहाँ पर व्हील चेयर की जगह नहीं बनाई जाती, जहाँ पर ऐसी जगहें नहीं होती जहाँ से आप व्हील चेयर ऊपर ले जाएं। तो अक्सर हम देखते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए जो बच्चे जिनके व्हील चेयर पे होते हैं, वो फिर उठा कर लेकर जाया जाता है। तो ये चीज़ें ये क्यों नहीं जहन में रखती? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर प्रॉपर इसका निज़ाम है, व्हील चेयर्स रखी होती है, व्हील चेयर ले जाने का सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन ये फैसिलिटीज़ की आपको लगता है कि बहुत जगहों पे कमी है? ज़रा अलमिया तो ये है हमारे मुल्क के अंदर के यहाँ पे तो तमाम पूरी आवाम के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है। जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं, अगर मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कराची के बारे में, जो कराची में नंबर ऑफ अस्पताल हैं उस पे अगर हम पूरी आबादी को डिवाइड करें तो एक हॉस्पिटल के ऊपर 4 से 5 लाख लोगों का वो जाता है। यानी कि एक हॉस्पिटल 4 से 5 लाख लोगों की कवरिंग कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, तो इस मुल्क का, इस शहर का क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, जब पूरी मेजॉरिटी आवाम का ये हाल है और गवर्नमेंट अस्पतालों में आपका जाना हुआ हो, हमारा जाना हुआ है, आपने देखा है वहां पे लोग जमीनों पर पड़े होते हैं और जानवरों की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा होता है, उनसे बदतर ट्रीट किया जा रहा होता है। तो बेचारे ये जो डिसेबल लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, उनका कौन पुरसाने हाल होगा? बैंक्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर ये इंटरनेशनल लॉ है कि आपको व्हील चेयर की एक्सेस देनी होती है। और उन बैंकों में मैंने मुशाहिदा किया है, इतना बदतरीन जो तरीकाकार रखा हुआ है इन लोगों ने कि वो रैम तो बनाया हुआ है लेकिन वो रैम किसी काबिल नहीं है, उसमें अगर व्हील चेयर चढ़ाई जाए तो व्हील चेयर ही गिर जाएगी। इसी तरह अस्पतालों के अंदर, इसी तरह बहुत कम इदारों में मैंने देखा है, शायद एयर ट्रैवल में, हवाई जहाजों के अंदर, वहां थोड़ा ख्याल किया जाता है कि जो स्पेशल लोग होते हैं या डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अदर देन दैट बैंकों में भी वो हाल नहीं है, दूसरे इदारों में, अस्पतालों में भी वो हाल नहीं है, पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स के अंदर, पब्लिक इदारों के अंदर, गवर्नमेंट इदारों के अंदर बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता कि स्पेशल लोगों को थोड़ी सी एहतियात के साथ ट्रीटमेंट दी जाए। सही, बिल्कुल। तो सलमान राजा साहब, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, सबसे खुसूसी तौर पे जो हमारे रवैये हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और जो तल्ख रवैये रखते हैं इन लोगों के साथ, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़हरा, मैं अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में 2 मैसेजेस देना चाहूँगा। पहला मैसेज तो हमारी हुक्मरानों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, उसमें तमाम हुक्मरान जो इस वक्त पावर में नहीं, उनके लिए भी शामिल है कि भाई अकल के नाखून लें, आखिरत भी पकड़ी जाएगी आपकी, आपसे आखिरत में सवाल भी होगा, आपकी दस्तरस में है। आप आवाम के लिए और स्पेशल लोगों के लिए, हर किस्म की आवाम के लिए प्लीज कुछ कीजिए, सिस्टम में लाइए चीजों को। नंबर 1। नंबर 2, वो तो जब करेंगे,
लेकिन अभी हम ये कर सकते हैं, जो अवामुन नास है, जो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो लोग सुन रहे हैं, हाँ, उनके लिए मैसेज ये मैं देना चाहूंगा कि प्लीज अपने रवैये में तब्दीली लाइए। हाँ, ऐसे लोगों को, किसी को भी मायूब ना समझे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बनाया है, जैसा हाँ, बनाया है बेहतरीन बनाया है, और अल्लाह के इल्म से ज्यादा हमें इल्म नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी इंसान को नाबीना बनाया है तो वो अल्लाह के इल्म में नाबीना है, तो वो बेहतरीन है। अगर हम समझते हैं कि उसको नाबीना नहीं बनाना चाहिए था अल्लाह ने, तो हम अल्लाह के इल्म को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि इंतहाई कुफराना बात है या शिर्क की बात है और गलत बिल्कुल, सोच बिल्कुल। की। तो ये माइंडसेट रखें कि जो इंसान को अल्लाह ने जैसा बनाया है वो बेहतरीन बनाया है, जिस शक्लो सूरत, जिस जिस्म के साथ बनाया है बेहतरीन बनाया है, हाँ, जिस हालत में बनाया है बेहतरीन बनाया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो उसको तकलीफ आ रही है, जो परेशानी पेश आ रही है, उसको हल करने में हम आगे बढ़े, ना कि हम इस चीज को फिक्र अंगेज बनाने में आगे बढ़े, ना कि इसको परेशानी बन के अपने ऊपर लागू करें। वो तमाम फैमिलीज जिनके घर में स्पेशल बच्चे हैं, जो उनके, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरा हूँ, हाँ, तो मैं जानता हूँ कि जब फैमिली में कोई स्पेशल बच्चा पैदा हो जाता है तो एक वो टैबू होता है फैमिली के लिए, मियाँ बीवी के लिए, सोशल डिलेमा होता है। हाँ। उनको उस शौक से निकलने में टाइम लगता है, और बहुत सारे लोग तो अपने आप को तबाह कर लेते हैं उस शौक को लेकर। बिल्कुल प्लीज, आपने सही ये कहा। और अल्लाह की बाज़ औक़ात नेमत है। सलमान साहब, फैमिली का रवैया ही इतना ख़राब होता है, उन लोगों को अलग थलग रखा जाता है, बाहर नहीं ले जाया जाता, मतलब अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली भी बाज़ औक़ात उन जरा लोगों के साथ बुरा सलूक कर रही होती है। माजरत के साथ मैं एक बात ऐड करता चलूं, मैं एक एग्जांपल देता चलूं। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, सारे बातें जी, जी, पर्दादारी जी। है, कि उनके यहाँ पे एक बच्चा स्पेशल पैदा हुआ, तो उन साहब ने, जिनके यहाँ वो पैदा हुआ, उन्होंने उस बच्चे को ओन करने से मना कर दिया। उसको कहा कि ये मेरी औलाद ही नहीं है, और उसके साथ बातचीत करना बंद कर दी। वो 12-15 साल का बच्चा 12-13 साल का हो गया। हाँ, तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी बहुत अरसे मुझे, फिर उनको समझ में आई ये बात। देखें, आप अगर ऐसा बच्चा आपके घर पैदा हो गया जो डिसेबल है, ये स्पेशल है, हाँ, ये अल्लाह की नेमत है, हाँ, ये आपके ज़र्फ का इम्तिहान है, ये आपके लिए, अपने लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, हाँ, आपके रवैये की बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने आप को इस तरह चेंज करें कि आप उस बच्चे की जिंदगी में जितनी बेहतरी ला सकते हैं लाएं, और अपनी जिंदगी में भी बेहतरी लाएं, बेहतर इंसान बन के सामने आए। माशरे ऐसे बनते हैं। जी बिल्कुल, इस बहुत सोच से शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा सलमान राजा साहब। वक्त कम है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त हो गया, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं ब्रेक पे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा। अब कुछ बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से। मौसम सरमा की आमद है और हम मौसम गर्मा से निकलकर सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, और सर्दियां जब भी आती हैं तो बहुत सारी तब्दीलियाँ लाती हैं। हम मज़े मज़े के खाने खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे फ्रूट्स इस मौसम में आते हैं, लेकिन साथ साथ सर्दियाँ कुछ बीमारियां भी अपने साथ लेकर आती हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे हैं जो इस सर्दियों में उभर कर सामने आ जाते हैं, जिनमें से एक कॉमन स्किन एलर्जीज़ भी हैं। वो इस सर्दियों के मौसम में जो है वो ट्रिगर कर जाती हैं, फ्लेयर अप कर जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में हम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं और इस तरह की एलर्जी से अपने आप को महफूज कैसे रख सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हिना इमरान ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हिना फ़हद है। अच्छा ठीक है। हमें जो बताया गया था उसमें नाम में मेरे ख़्याल से मिस्टेकनली गलत लिख दिया। जी डॉक्टर हिना फ़हद, मुझे ये बताइए कि सर्दियों का मौसम जब भी आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी तो रहता ही है, लेकिन इसके अलावा स्किन इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को नज़र आते हैं, स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो सर्दियों के मंथ में ज़्यादा हो जाती हैं? पहले इस हवाले से हमें बताइए, फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि स्किन एलर्जी होती क्या है। स्किन एलर्जी बेसिकली ये होती है कि जब आपकी स्किन पे एक नॉर्मल जब बाहर से कोई एंटीजन लगता है और आपकी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, तो वो एलर्जी हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर। और जो एंटीजन होता है वो बेसिकली हार्मलेस होता है और आपकी बॉडी उसको एक हार्मफुल समझती है।
सही। ठीक है, तो उससे बेसिकली एक्जिमा हो जाता है हमारी बॉडी पर। हाँ। एक्जिमा बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन एक छोटा सा बताती हूँ, जो बेसिकली ड्राइनेस, एलर्जी, इचिंग, रेडनेस हो जाती है आपकी बॉडी के ऊपर, और ये बहुत तकलीफ दह बीमारी होती है। अगर इसको आप पहले से इसका ध्यान ना रखें तो ये आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है। ठीक है। और सर्दियों के मौसम में एक कॉमन प्रॉब्लम जो होती है स्किन की, वो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और इस ड्राइनेस को किस तरह कम किया जा सकता है? क्या चीज़ है जो लगा सकते हैं? और अगर खाने के हवाले से भी आप बता दें कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, कुछ ऐसे वाइटामिन्स जो ड्राइनेस को कम करते हैं। अच्छा, देखें ड्राइनेस क्यों होती है। जब हम ड्राई वेदर में जाते हैं, हमारी स्किन जो है मॉइस्चर रिटेन नहीं करती है। तो जब मॉइस्चर रिटेन नहीं करती हमारी स्किन, तो वो ड्राइनेस की तरफ जाती है। तो हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए। हम जैसे ही नहाएं, हमारी स्किन थोड़ी वेट हो, हम उसको पूरी मॉइस्चराइज कर लें अच्छे से। और हम बहुत हॉट शावर्स ना लें, मतलब हम बहुत गर्म पानी से ना नहाएं, हम थोड़े वार्म शावर्स लें और 5 मिनट से ज़्यादा कोशिश करें कि शावर्स ना लें, क्योंकि जितनी देर आप पानी में रहेंगे उतना ज़्यादा हार्मफुल होता है ये सर्दियों के दिनों में। सही। और बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना भी आपको नुकसानदेह होता है, ड्राइनेस इससे बढ़ती है। और बालों के हवाले से बात करें तो बाल भी इससे काफ़ी गिरते हैं गर्म ज़्यादा पानी से। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर हम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सर्दियों में ड्राइनेस को दूर करने के लिए जो घरेलू टोटके करते हैं, तो वो करने चाहिए, या फिर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ही सजेस्ट करेंगी कि नहीं, इस तरह के घरेलू टोटके नहीं इस्तेमाल करने चाहिए ड्राइनेस को कम करने के लिए? देखिए, घरेलू टोटके में आप बेस्ट ये है कि अगर आपके पास एलोवेरा है, जो प्लांट वाला एलोवेरा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में आम वेज़लीन आती है जो पेट्रोलियम जेली होती है, हाँ, वो आप लगा लें अपनी बॉडी के ऊपर। ओवर द काउंटर जो मॉइस्चराइजर्स आते हैं वो आप अच्छी तरह मॉइस्चराइज करें। जो किचन वाले घरेलू टोटके हैं, ये लगा लें, वो लगा लें, वो मत लगाएं, क्योंकि उससे स्किन बहुत ख़राब हो जाएगी और बहुत मज़ीद प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सही। तो ये अच्छा, वो लड़कियां जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है और सर्दियों के मौसम में एक्नी बढ़ जाती है, क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ड्राइनेस को दूर करने के लिए, तो वो क्या करें? क्या उन लोगों की जिनकी ऑयली स्किन है, ख़ास तौर पे एक्नी वाली स्किन है, वो किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखें? देखिए, एक्नी जो है ना वो ड्राई स्किन पे भी होती है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो भी आपको एक्नी होगी जी। तो आपको अपनी स्किन मॉइस्चराइज करनी है, चाहे सर्दी है या गर्मी है। हाँ। ठीक है। और ऑयली स्किन के लिए अलग मॉइस्चराइजर्स आते हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग मॉइस्चराइजर्स आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप डॉक्टर्स आपको मॉइस्चराइजर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आपको देखकर। हाँ। तो आप अपनी तरफ से घरेलू टोटके या जो आपकी दोस्त ने इस्तेमाल किया या जो आपकी बहन ने इस्तेमाल किया वो आप मत इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपकी स्किन रुइन हो जाएगी। हाँ। यानी अपनी स्किन को देखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट का इंतखाब करें। अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन की प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन की प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपकी स्किन को बेनिफिट फ़राहम करे। अच्छा, ये भी बताइए, स्टार्टिंग में आपने बताया था कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती हैं, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, जो कि बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं, और सोराइसिस में भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की बीमारी से कैसे निजात पा सकते हैं? और वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार हो जाती है, तो वो इस मौसम में किन बातों का ख्याल रखें? अच्छा, एक तो पहले आपने सवाल पूछा था कि क्या चीज़ आप खा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ होती हैं जिससे आप घर में इस्तेमाल करें जो कि ये ना हो। हाँ। तो खाने में आप फ्रूट्स खाएं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज उसमें विटामिन्स होती हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉड लिवर ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो जिसको एक्जिमा का प्रॉब्लम है या सोराइसिस का प्रॉब्लम है, तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर एडिशन कर सकते हैं।
अच्छा, अब इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि आप जो आप नहाने वाले सोप्स जो यूज करते हैं तो वो आप जो हैं थोड़े क्रीमी सोप्स यूज करें, सफेद रंग के सोप इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी बॉडी को ड्राई ना करे। और आपको जैसे ही लगे कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फौरन डॉक्टर के पास आएं, क्योंकि अगर ये बढ़ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको काम डाउन करना, उसको थोड़ा जी जी टाइम लग जाता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना फ़हद, आपका आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही मुफीद अभी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। मज़ीद बात करेंगे लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10 जरूर। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा। और अब उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो कि नेटफ्लिक्स का सीज़न मनी हाइस्ट को फॉलो करते हैं और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, स्पेनिश क्राइम ड्रामा है जिसका जो पहला आगाज़ था वो 2017 में 20 दिसंबर 2017 में हुआ। उसके बाद कई इसके सीज़न आए और इसको बेस्ट जो इंटरनेशनल ड्रामा सीरीज़ है उसका भी अवार्ड मिला। तो अब आपको बताएं कि भाई सब लोग खुश हो जाएं क्योंकि इसका जो सीज़न 5 है उसका दूसरा पार्ट रिलीज़ हो रहा है और इसमें क्या होने जा रहा है और हम आपको मिलवाने वाले हैं जो इसका मशहूर कैरेक्टर है प्रोफेसर का। उनसे मिलते जुलते बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हैं तलहा, जिनका नाम है मोहम्मद तलहा। उनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। मनी हाइस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं आप? सीरीज़ फॉलो तो नहीं कर रहा, लेकिन लोगों ने मुझे बताया, बहुत मशहूर हो गया हूँ मैं इस तरह। मेरे पास आते तो लोग कि आप मतलब मीम्स बन रही है मेरे ऊपर, मतलब बहुत सारे लोग आए मेरे पास शॉप में सेल्फीज़ लेने के लिए कि आप बहुत मशहूर हो गए इस तरह। तो पहली दफ़ा जब आपके पास लोग आए और आपको कहा प्रोफेसर साहब, तो आपको क्या लगा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तो नहीं, क्यों मुझे ये प्रोफेसर बुला रहे हैं? क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? अच्छा लगा, लोगों ने मुझे मतलब कि एक शोबिस की दुनिया है, मतलब कि उन लोगों ने हमें मतलब उनसे लुक लाइक अ प्रोफेसर क्रिएट किया। हाँ, तो अब आप अपने साथियों का दिफा करेंगे और हर बार ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, सस्पेंस होता है इस ड्रामा में। लोग बड़ा ही जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट जो 5th सीज़न है उसका दूसरा पार्ट रिलीज़ हो रहा है, लेकिन आप तो फॉलो ही नहीं कर रहे सीरीज़ को। उसके बाद भी नहीं किया जब लोगों ने इतना आपको देखकर बोला और आप कह रहे हैं आपके पास बाकायदा आगे तस्वीरें ली, उसके बाद आपको तजस्सुस नहीं हुआ कि नहीं मुझे सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए? कौन है भाई ये प्रोफेसर साहब? नहीं, असल में देखा नहीं मैंने, क्योंकि मसरूफियात होती हैं, शॉप पे होता हूँ, शॉपकीपर हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता इसलिए। और मतलब कि थोड़ा लोगों ने मुझे गाइड किया कि इस तरह प्रोफेसर के वो मतलब बहुत सारे साथी होते हैं और उनमें से 3 की डेथ हो गई है और एक टोक्यो का भी पता चलेगा 5th सीज़न के वॉल्यूम 2 में। तो देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। 5th सीज़न जो पार्ट 2 रिलीज़ हो रहा है उसको देखने का इरादा रखते हैं? इरादा तो रखते हैं, लेकिन टाइम मिला तो बिल्कुल देखूंगा। अच्छा, टाइम निकाल लिया करें, 1-8 घंटा कोई। जी बिल्कुल, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो पुराने सीजन से स्टार्ट करेंगे आप, क्योंकि ज़ाहिर है एक सीरीज़ चल रही है। थोड़ा बहुत गाइडेंस आ गई ना, मतलब कि पहले से लोगों ने इतना बताया कि वो मतलब कि शुरू से कहता था कि हम मरेंगे नहीं और सबको बचा कर लेके जाऊंगा मैं प्रोफेसर, और कोई मरेगा नहीं। मतलब अभी तो 3 लोग मर गए हैं, फिर भी देखें आगे क्या होता है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि 3 लोग मर गए, ये आपको लोगों ने बताया है या आपने उसको लोगों ने बताया? अच्छा, मैंने फॉलो नहीं करा, फॉलो नहीं किया आपने, सही। तो कैसा लगता है तलहा जब लोग आपके पास आते हैं, पिक्चर्स देते हैं और आपके ऊपर मीम्स भी बनाई गई काफ़ी, तो क्या फील करते हैं? नहीं, अच्छा लगता है, मतलब लोगों ने बहुत पूरी दुनिया में फैल गई पिक्चर ये, तो मतलब कि आई एम एक्साइटेड। सेलिब्रिटी बन गए है ना बैठे बैठे। हाँ, बैठे बैठे। तो आपने देखा है ये कैरेक्टर, इसकी पिक्चर्स तो देखी होंगी ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया पे मतलब कि उन्होंने फेस टू फेस मिला के दिखाने की कोशिश करी है लोगों ने। बहुत सारी मतलब के न्यूज़ हैं उन्होंने भी दिखाई है। वो कहते हैं ना अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक इंसान के 7 शक्ल वाले लोग मौजूद होते हैं, तो वो वाली नज़र आ गए और भी नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक, सही कहा आपने। चलें, हमारी विश है कि आप इसी तरह जो है आप लोग आपको
फेम देते रहें, आप लोग आपके साथ सेल्फियाँ लेते रहें और आप अपने जो उसमें भी आप तरक्की करें। बहुत शुक्रिया तरह आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।